हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट का कहर। कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके ब्रिटेन में फिर नए मामले बढ़ने लगे हैं। इस बार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते कहर बढ़ रहा है। यहां महज एक हफ्ते में इस वेरिएंट के 35,204 नए मामले बढ़ गए हैं। इधर रूस में भी इस वेरिएंट के चलते संकट गहरा गया है। स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने शुक्रवार को बताया कि डेल्टा वेरिएंट के कुल मामले 1,11,157 हो गए हैं। एजेंसी के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने के खतरे से बचाव में वैक्सीन अब भी कारगर है। इस बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने कोरोना के राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए माफी मांग ली है। सन समाचार पत्र ने उनकी एक तस्वीर प्रकाशित की थी जिसमें वह स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में अपनी एक वरिष्ठ सहयोगी को गले लगा रहे थे। एएनआई के अनुसार पाक के मंत्री असद उमर ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन नहीं किया गया तो देश में जुलाई से कोरोना संक्रमण की चौथी लहर आ सकती है। नेक्स्ट है, पाक पर लटकती रहेगी एफएटीएफ की तलवार। अब ये एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना था। यानी कि वो एजेंसियां या वो देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करती हैं, उनको देखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए एफएटीएफ का गठन किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था 1989 में G7 द्वारा। और मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ही है, अवैध रूप से कमाए गए पैसे को यानी कि काले धन को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। आतंकी संगठन और आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आश्वस्त नहीं है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग रोकने और इसकी निगरानी के लिए स्थापित एफएटीएफ ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन व इन दोनों के सरगनाओं मसूद अजहर और हाफिज सईद के फंड का स्रोत रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार को और कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान को अब मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 और नए निर्देशों का पालन करना होगा। यूएई में 17 अक्टूबर को होगा T20 विश्व कप का आगाज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की मेजबानी में इस साल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में 16 टीमों के बीच पुरुष विश्व कप यानी T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसका आगाज 17 अक्टूबर को होगा जबकि फाइनल 14 नवंबर को होगा। बीसीसीआई ने हाल ही में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को आधिकारिक तौर पर T20 विश्व कप को यूएई में शिफ्ट करने जाने की कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जैसे कि हालात बन रहे थे उसको देखकर यह अनुमान लगा लिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मौजूदा योजना के मुताबिक T20 विश्व कप के पहले दौर को 2 चरणों में बांटा गया है। यूएई व ओमान में खेला जाएगा। पहले दौर में 8 टीमें 2 ग्रुप में 4-4 टीमों के हिसाब से 12 मैच खेलेंगी, जिनमें से दोनों ग्रुपों में से शीर्ष दोनों टीमें कुल 4 यानी कि 2-2 टीमें होंगी जो कुल 4 टीमें बनाई गई हैं। सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेगी और रैंकिंग की शीर्ष 8 टीमों के साथ सुपर 12 का हिस्सा बनेंगी। पहले दौर में कुछ मैच यूएई के साथ साथ ओमान में भी खेले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना इलाज या मृत्यु के बाद आश्रितों को मिली मदद राशि पर आयकर नहीं। कोरोना इलाज पर होने वाले खर्च या मृत्यु के मामले में आश्रितों को मिलने वाली मदद राशि का आयकर नहीं लगेगा। आयकर विभाग के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए कई करदाताओं ने अपने नियोक्ता या फिर किसी अन्य से जो भी मदद ली उसे आयकर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 में या इस वर्ष कोरोना इलाज पर
खर्च के लिए ली गई मदद को आयकर से मुक्त रखने का फैसला किया गया है। कोरोना से मौत के मामले में मृतक की कंपनी या स्वजन से मिली सांत्वना राशि या मदद पर भी एक सीमा तक आयकर नहीं लगेगा। कंपनियों के लिए इस मामले में अपने मृतक कर्मचारियों को दी गई मदद की कोई ऊपरी सीमा नहीं रखी गई है। स्वजन या अन्य की तरफ से आश्रितों को मिली अधिकतम 10 लाख रुपए तक की रकम को आयकर की परिधि से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि सांसद विधायक नहीं होंगे सहकारी बैंकों के प्रमुख। अभी सहकारी बैंक क्या होता है, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक छोटे वित्तीय संस्था होते हैं जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करते हैं। आरबीआई की देखरेख में ये काम करते हैं और यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 के अंतर्गत कार्य करते हैं। विधायक और नगर निगम के प्रतिनिधि अब सहकारी बैंकों के एमडी या पूर्णकालिक निदेशक नहीं बन सकेंगे। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों में इन शीर्ष पदों के लिए जो पैमाने घोषित किए हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि सांसद, विधायक और शहरी नगर निकायों के प्रतिनिधि इसके पात्र नहीं होंगे। आरबीआई ने कारोबारियों और किसी भी कंपनी में पर्याप्त दखल रखने वाले किसी व्यक्ति को भी इन पदों से रोक दिया है। आरबीआई ने सहकारी बैंकों में एमडी व पूर्णकालीन निदेशक जैसे शीर्ष पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दी है। अपने दिशा निर्देशों में आरबीआई ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों के एमडी यानी प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक को काम करने से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा अथवा वह वित्त विषय में योग्यता रखनी होगी। इसके तहत उन्हें या तो चार्टर्ड या फिर कास्ट अकाउंटेंट एमबीए या बैंकिंग अथवा कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा डिग्री हासिल करनी होगी। इसके साथ ही उनकी उम्र 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार शहरी सहकारी बैंक के शीर्ष पदों के योग्य वही होंगे जिनके पास बैंकिंग सेक्टर में मध्यम व वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव होगा। नेक्स्ट है, सोलर पैनल निर्माण में चीन को टक्कर देगी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को भारत को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना व 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। उसी दिन अमेरिका ने चीन की एक कंपनी को सोलर पैनल आयात पर रोक लगाने की भी घोषणा की है। इन दोनों घटनाओं में शीर्ष तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि भारत और अमेरिका सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को अब चुनौती दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की सोलर एनर्जी से जुड़ी तकनीकी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ में स्थापित होने वाला धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स चीन के सबसे बड़े सोलर उपकरण प्लांट के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। यहां सोलर एनर्जी क्षेत्र के सारे उपकरण व उनके कच्चे माल का भी निर्माण किया जाएगा। सोलर सेल्स में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पॉलीसिलिकॉन का निर्माण भी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, तानाशाही मानसिकता से उपजा था आपातकाल। तो तानाशाही मानसिकता से उपजा था आपातकाल लिखा है आर्टिकल ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसमें जो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसको लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, कितना वो भारत के लिए हानिकारक रहा लोकतंत्र के लिहाज से, ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और इस अध्याय की कभी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की परंपरा का इतिहास सदियों पुराना रहा है। प्राचीन समय में कई ऐसे राज्य हुए जिनकी शासकीय प्रणाली में प्रजातंत्री मूल्यों के आदर्श पढ़ने को मिलते हैं। आज़ादी मिलने के बाद भारत आधुनिक लोकतंत्र के रूप में पूर्ण राज्य बना। शासन की बागडोर जनता द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में आई। स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर देश की शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व
करने का अवसर मिला। 1951-52 में नेहरू सरकार का द्वारा पहला संविधान संशोधन रखा गया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रश्न पर संसद में विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में पुरजोर आवाज उठाई थी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के गर्भ से जन्मी कांग्रेस ने 28 साल लगातार शासन करने के बाद अपनी डगमगाती सत्ता को बचाने के लिए संविधान की मर्यादाओं को तार-तार करते हुए 1975 में आपातकाल लगा दिया। 25 जून 1975 की आधी रात के बाद पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। आम जनता के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को भूमिगत होना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। देश यह देखकर अचंभित रह गया था कि कैसे इंदिरा गांधी ने निजी सत्ता की महत्वाकांक्षा के आगे संविधान को तिलांजलि दे दी। बिना सरकार की मर्जी के कोई भी मीडिया संस्थान कुछ छाप नहीं सकता था। अगर हम आपातकाल की जड़ों की तरफ देखें तो इसके पीछे लोकतंत्र विरोधी सोच बड़ा कारण नजर आती है। कुशासन और भ्रष्टाचार से देश भर में उपजा जन आंदोलन इंदिरा गांधी के लिए पहले से परेशानी का सबब था। आपातकाल के बीच हुए आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया। इसके बावजूद कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देने की कवायद बंद नहीं की। आज बात बात पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिखावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया मानहानि बिल भी नहीं भूलना चाहिए, जहां एक और संघीय ढांचे को मजबूती देते हुए देश में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर गरीबों को दर्जनों योजनाओं द्वारा देश के विकास की मुख्य धारा में लाया गया। आज लोकतंत्र की सभी इकाइयां एक दूसरे के परस्पर सहयोग, समन्वय तथा संतुलन के साथ चल रही है। न्यायपालिका को जहां आवश्यकता दिखाई पड़ती है, वहीं पूरी स्वतंत्रता के साथ समय समय पर सरकार का मार्गदर्शन करती रहती है। इसके अतिरिक्त मीडिया को भी अपना काम करने की पूरी आज़ादी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता बताई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहेब के विचारों के अनुरूप ही लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है नए समाज को गढ़ने की जरूरत, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व प्रशासक एवं शिक्षाविद प्रेमपाल शर्मा द्वारा। कोविड महामारी ने केंद्र और राज्य सरकारों के इंतजामों की पोल खोल दी है। सामाजिक नैतिकता पर भी सवाल खड़े हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने जरूरी हैं, क्योंकि किसी देश समाज की परीक्षा संकट के समय ही होती है। ऐसी अव्यवस्था से शायद ही कोई देश गुजरा हो। याद कीजिए, मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा होते ही अगले कुछ दिनों के हाथ से एक वर्ष बाद इस महामारी की दूसरी लहर ने तो और भी कहर बरपाया। यह जो हर स्तर पर ठगी और उगाही हुई और अभी भी होने के समाचार आ रहे हैं, वह एक जरूरी सबक है। सामाजिक गिरावट की दास्तान बहुत ही दुखी करने वाली है। कोरोना महामारी का नाम सुनते ही न केवल पड़ोसियों के दरवाजे बंद कर लिए, बल्कि अपने सगे संबंधियों ने भी दुत्कार दिया। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर ने मरीज के संबंधी को मास्क लगाने को कहा तो उसने गोली चला दी। दिल्ली में एक युवा जोड़े को पुलिस वाले ने मास्क पहनने के लिए समझाना चाहा तो महिला इस दम में डूबी मिली कि उसने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आखिर समाज के हर स्तर पर ऐसा मनुष्य कैसे बनता जा रहा है? धर्म, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद की नैतिक शिक्षा ऐसी आपदा के वक्त कहाँ गायब हो जाती हैं? यह समाज में भयंकर बीमारी का संकेत है। भविष्य की शिक्षा में इस सबको शामिल करके एक नए समाज को गढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उत्तराखंड में आई आपदा के समय ऐसे वीडियो सामने आए जब मृतक महिलाओं की उंगलियां काटकर गहने निकाले गए। बिहार में कोसी नदी की बाढ़ के समय 10 रुपए का बिस्कुट 100-200 रुपए में बेचा जा रहा था। नदी पार करने के लिए 5,000 रुपए वसूले जा रहे थे। निश्चित रूप से ऐसे भले लोग भी देश के हर कोने में सामने आए, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की। दुनिया भर के देशों में भी अभी
हैसियत भर मदद कराई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑक्सीजन संकट का सच। देखिए एक अब न्यूज़ चल रही है कि जो ऑक्सीजन संकट अन्य राज्यों में आया है उसमें दिल्ली का सबसे बड़ा रोल था। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर मचे हाहाकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की यह रपट अवाक कर देने वाली है कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की थी। इस समिति के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ा चढ़ाकर की गई मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन का संकट झेलना पड़ा। हैरानी नहीं है कि कई कोरोना मरीज इस संकट की भेंट चढ़ गए होंगे, क्योंकि अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन में कटौती करके दिल्ली को दी गई थी। सच जो भी हो, यह एक किस्म का आपराधिक कृत्य है और कोई भी राज्य सरकार एक ऐसे समय जीवन रक्षक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक मांग करे जब देश में हर कहीं उसकी कमी हो। विडंबना यह रही है कि दिल्ली सरकार यह मांग तब कर रही है जब तक केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन खपत का ऑडिट कराने की पेशकश नहीं की है। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस पेशकश से बचने की कोशिश की, फिर यकायक यह कहने लगी कि उसे कहीं कम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये आज का 26 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।